नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और ये जो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये AOR1 और यहाँ पे BOR2 कंप्लीट हो चुका है और COR3 के अंदर यहाँ पे फिर से AOR1 और BOR2 और यहाँ से COR3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब ध्यान से समझना, अगर ये 1 और 2 है, मान लीजिए AOR1 और BOR2 है, फिर उसके बाद COR3 के अंदर अगर ये 1 और 2 है तो फिर 3 के अंदर भी अगर 1 और 2 बन गया है तो अब तो ये शार्प डिक्लाइन मिलना ही चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ पे शार्प डिक्लाइन नहीं मिल रहा था। ये 100% जो है 43,813 का आ रहा था, वहाँ पे 43,831 का बैंक निफ्टी ने लो लगाया। लो को ब्रेक करने के बाद भी सेलिंग प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। अगर ये COR3 का 1, 2 और 3 होने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट करके डिक्लाइन करता तो ये डिक्लाइन तो शार्प होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है मनीष जी, उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्लो हो रहा था, वहीं एक हमें इंडिकेशन मिलना चाहिए, वहाँ पे SEP प्रद्युमन आ जाने चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैं AOR1 और BOR2 मेंशन कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि ये भी ABC बन जाए और फिर से यहाँ से हमें एक बाउंस मिल जाए और ये करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ नहीं, बल्कि ये भी एक करेक्शन का पार्ट है और इसके ऊपर एक करेक्शन ये यहाँ से जो शुरू हुआ है वो इसके ऊपर पूरा होने के बाद ये फिर से डिक्लाइन शुरू कर सकता है, राइट। तो जो लोग भी इलियट वेव ऑलरेडी जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे कई टाइम से, उन लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है, राइट। यहाँ से अगर एक शार्प डिक्लाइन नहीं आता तो क्या हो सकता है, ये भी एक करेक्टिव डिक्लाइन बन सकता है और यहाँ से फिर से ये इसके ऊपर भी जा सकता है। वो लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो कई टाइम से इलियट वेव सीख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, आज हम उसको दोबारा देखेंगे। यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ से ये 1, 2, फिर यहाँ पे 3, 4 और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज में यहाँ पे एक ऑलरेडी टॉप बन चुका है, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे जब ये बना था, राइट। उसके बाद एक डिक्लाइन भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। अब इस वेव 5 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 38% है, 41,000। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम मान लेंगे कि यहाँ से जो बाउंस है वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है और अब इस रेंज में ये 38% के आसपास भी ये आ सकता है। इनिशियल ये लेवल भी हम मान के चल सकते हैं अगर 41,000 को ब्रेक करता है। अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस करेंगे। यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है ऐसा ही मानकर हम चल रहे हैं और यहाँ से जो डिक्लाइन है अभी उतना हुआ भी नहीं है, बहुत छोटा सा डिक्लाइन ये हुआ है। तो इस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन अब तक लग रहा है, ये एक 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हम इसको AOR1 मानकर चल रहे हैं। अब BOR2 के लिए हमने जो रिट्रेसमेंट निकाला था उसमें 50% के अराउंड से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन अब ये डिक्लाइन जो है यहाँ से एक 3 वेव डिक्लाइन करके शार्प बाउंस ऑलरेडी दे चुका है। तो क्या ये डिक्लाइन भी करेक्टिव है और करेक्शन यहाँ पे BOR2 का नहीं पूरा हुआ है और ये करेक्शन का ही एक फर्स्ट लेग है और ये सेकंड लेग और थर्ड लेग जो है अभी भी इस रेंज में जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। क्योंकि अभी भी 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव है, अदरवाइज यहाँ से यहाँ इस रेंज में भी आता है तब भी हम मान सकते हैं कि ये बाउंस करेक्टिव है और यहाँ से हमें इसके जितना डिक्लाइन इस रेंज में से फिर से देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है और यहाँ से डिक्लाइन करता है, तो उस केस में जो हमारा डिक्लाइन का कैलकुलेशन था, जो हमने यहाँ से डिक्लाइन का कैलकुलेशन किया था कि 18 सितंबर के आसपास ये यहाँ पे इसके जितना डिक्लाइन दे सकता है, वो कैलकुलेशन जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे टाइम और ये जो डिक्लाइन की रेंज है वो, फिर अगर इस रेंज में आखिर डिक्लाइन करता है तो टाइम हमें फिर से यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो उस केस में टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है।
अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव, और ये रेंज जो है यहाँ पे बाउंस करता भी है तब भी इस रेंज में हम रेजिस्टेंस ले सकता है, यही मान के चल सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बाउंस जो है एक हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है, तो इसको हम W बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक 3 वेव बाउंस है तो ये हो सकता है, सॉरी 3 वेव डिक्लाइन है तो इसको हम X बोल सकते हैं। तो अगर ये W और X है तो यहाँ से फिर से हम एक 3 वेव बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये 1, 2 और 3 वेव बाउंस ऑलरेडी कर चुका है। तो हो सकता है कि ये 4 में रिट्रेसमेंट रेंज में भी एक बार आ चुका है, 23 to 38% में भी। तो अगर ये 3 और 4 कंप्लीट कर चुका है तो फिफ्थ के लिए एक बाउंस, ये इम्पल्सिव 1, 2, 3, 4, 5 के बाद ABC बाउंस, यहाँ पे A, फिर करेक्टिव डिक्लाइन B, और यहाँ से फिर से 1, 2, 3, 4, 5 इस रेंज में वेव C। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक एक WXY करेक्शन बनने के बाद भी हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि यहीं इसको ही ये ब्रेक कर देता है और यहाँ से शार्प डिक्लाइन दे देता है, तो उस केस में हम क्या समझेंगे कि ये BO2 के बाद CO3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और CO3 के अंदर यहाँ पे ये 1 और 2, उसके अंदर ये 1 और 2, और उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन शुरू हो चुका है। लेकिन ये कब मानेंगे, इसको ब्रेक करके शार्प डिक्लाइन इसके नीचे आता है तो ही। और यहाँ पे भी एक बात ध्यान से समझ लिए, जैसे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया 30 मिनट चार्ट में कि ये फिफ्थ अगर यहाँ पे आता है तो करेक्टिव डिक्लाइन के बाद फिर से ये इम्पल्सिव बाउंस दे सकता है। वहाँ पे भी ध्यान से समझना, मान लीजिए कि ये यहाँ पे बाउंस आया और उसके बाद हमने करेक्टिव डिक्लाइन की बात की थी, और फिर यहाँ पे अगर आप बाय का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बाउंस आया, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन हमें 61%, इसका रिट्रेसमेंट 61% तक देखने को मिलता है, इम्पल्सिव डिक्लाइन। तो ये एक नेगेटिव साइन है। हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे एक करेक्टिव डिक्लाइन आना चाहिए और वो 50 to 61% की रेंज में ABC डिक्लाइन बनना चाहिए, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे आने के बाद एक शार्प इम्पल्स 61% के आसपास मिल जाता है तो फिर करेक्टिव बाउंस के बाद डिक्लाइन कंटिन्यू भी हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे आने के बाद फिर किस तरीके की बनती है, वहाँ से प्लान चेंज भी हो सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारे वीडियोस में डेली बेसिस में मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा तो फिर तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है वो सिनेरियो में यहाँ पे समझा के चलता हूँ। उसके बाद फिर लाइव मार्केट में चेंजेस आता है तो हमें उसके हिसाब से बिहेवियर अपना भी चेंज करना पड़ सकता है। अब यहाँ से जो बाउंस है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये A और 1 BO2 कंप्लीट हो चुका है। C और 3 की अगर हम बात करें तो 161% अचीव कर चुका है, और इसका रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% की रेंज में ये डिक्लाइन भी दिया है। तो अगर ये 3 के बाद 4 है तो फिफ्थ का यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो ये रेंज आ रही है 44,634 से लेके 44,808, इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे इम्पल्सिव बाउंस आता है तो हम ये लो से लेके हाई जो भी बनेगा इस रेंज में उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 से लेके 61% का, राइट। इस रेंज में हम एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपनिंग के बाद इमीडिएट मूव की बात करें तो ये जो है डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से नेगेटिव बन जाएगा और एटलीस्ट इसके आसपास ये आ सकता है, जो इस पूरे बाउंस का 61 to 70% का रिट्रेसमेंट भी यहीं पे आ रहा है, राइट। तो एटलीस्ट इसके नीचे यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, और अगर यहाँ से बाउंस करता है तो इस रेंज में एक इम्पल्सिव बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।